Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting topic, how to find area of any closed curve using integration method. स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी क्लोज्ड कर्व की एरिया इंटीग्रल के हेल्प से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एक आध प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स और हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के हेल्प से कि कैसे हम एरिया किसी भी क्लोज्ड कर्व की एरिया कैसे हम फाइंड करते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना चलिए हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे देख लें कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कामा y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए यहाँ पे देखा जाए कि इसकी एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखें क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सबसे तो पहले इसके बारे में देखें कि एक कर्व दिया गया है, तो कर्व क्या है तो जानना होगा कि यह एक पैराबोला है। तो कर्व यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखें कर्व कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और लाइन दिया गया है, दो यहाँ पे लाइन है। कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब क्या करना है, अब हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखें पहले डायग्राम बनाए, बिना डायग्राम का एरिया हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। वैसे यह एक पैराबोला है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो 4 टाइप्स के जो पैराबोलाज हैं तो उसका डायग्राम किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यह जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप वाला है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। तो चलिए इस डायग्राम को यहाँ पे आप बनाते हैं तो देख लिया जाए। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जब ये पता चल गया कि अपवर्ड पैराबोला तो लाइक दिस, इस तरीके से मेरा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम हम बना लिए, ये ओरिजिन हो गया। अब आगे लाइंस दिया गया है y इक्वल टू 2, तो ओरिजिन से y इक्वल टू 2 मान लें कि यह लाइन हो गया y इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस एंड y इक्वल टू 4, ये भी पैरेलल टू क्या होगा, x एक्सिस होगा। मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, 2 है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, ये लाइन की बात हम बोले हैं। देखें यह हमारा लाइन है, तो अगर इसके यहाँ पे एक कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 2 लाइन है, और एक कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 4 लाइन है, और एक कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हमारा ये पैराबोला है। ठीक है, अब क्वेश्चन जरा देखा जाए कि क्वेश्चन से कौन सा एरिया, कौन सा रीजन हमको मिल रहा है जिसकी एरिया कैलकुलेट करनी है। तो देखें, तो पैराबोला लाइन हो गया, पैराबोला में से ब्रांच हो गया एक कर्व, फिर ए इसके लाइंस हो गए, और इसके बाद क्या दिया गया है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस अगर देखा जाए तो कौन सी एरिया हमको क्लोज्ड एरिया मिल रही है। तो देखें यही एरिया हमारी क्लोज्ड एरिया है ना, ये एरिया हमारी क्लोज्ड एरिया है। वो भी आगे का कंडीशन दिया गया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एक कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लगाता तो लाइन को यहाँ तक हम लेके चलते, यहाँ तक लेके चलते, लेकिन कंडीशन लगा दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ हम यहीं तक काम करेंगे। अब देखें इसकी एरिया हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे कि इसकी एरिया कितनी होगी, इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे, सब समझे। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, जब y एक्सिस की बात बोला है, y एक्सिस से बाउंडेड है, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रिप लेंगे, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, x एक्सिस की बात करते हैं तो हम कौन सा स्ट्रिप लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम ले लेंगे, इसका मतलब है कि देखें स्ट्रिप कोई ज़रूरी नहीं है दिखाना, बट हमको समझाना है तो हम स्ट्रिप दिखा दे रहे हैं कि कौन सा स्ट्रिप इसमें होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सपोज कर लें कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है। ठीक है, जब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो इस स्ट्रिप की एरिया कितनी हो जाएगी, मीन्स एलिमेंट्री एरिया जिसको बोलते हैं, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, देखें लेंथ हो गया तो x, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, बता चुके हैं कितना होगा, तो y हो जाएगा dy। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है हमको, तो देख लेंगे यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, अगर इसकी एरिया को हम क्या मान लें, a मान लें, अगर इसकी एरिया को जो यहाँ पे जो साइडेड पोर्शन मिल रहा है या
यहाँ जो बाउंडेड रीजन मिला है इसकी एरिया को अगर हम ए मान लें तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रल, समझेंगे। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम, एक्स डी वाई लिख लेंगे। यहाँ पे समझ लें एक्स डी वाई। अब देखें यहाँ पे लोअर लिमिट मीन्स y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। तो लोअर लिमिट हमारा 2 और अपर लिमिट कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि भैया देख लो यह हमारा यही ना कर्व हो गया, इतना हमारा ब्रांच, ये जो ब्रांच है एक कर्व हो गया लाइक दिस, इस तरीके से एक कर्व हो गया और ये लाइन हो गया और ये क्या आ गया, वाई एक्सिस। तो देख सकते हैं कि इससे कौन सी एरिया हमको मिली, इतना ही नहीं एरिया, यही ना रीजन हमको क्लोज्ड मिल रहा है। तो इस क्लोज्ड रीजन की एरिया कैलकुलेट करनी है, मीन्स यहाँ पे करेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेंगे, कोई स्ट्रिप लेने की नीड हमको नहीं है बट हम समझा दे रहे हैं। अब देखें y की लोअर वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अपर वैल्यू कितनी है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे x है तो x की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, y के टर्म में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देख सकते हैं इंटीग्रल 2 to 4 और x की वैल्यू यहाँ से लिख लें, कितना हो जाएगा √4y dy। तो यहाँ से 2 हम बाहर ले लें, इंटीग्रल 0 to 4 और अंडर रूट कितना हो जाएगा, y dy हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया जाए तो 2, इसका इंटीग्रल सबको पता ही है, 2/3 y पावर 3/2 इसका इंटीग्रल और 2 to 4। ठीक है, अब आगे देख लें इसको कैसे करेंगे, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4/3। अब ये y वाले पे लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट कितना है, 4 है, तो 4 पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट कितना है, 2 है, तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 3/2 इस तरीके से। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लें, देखते हैं कितना आ रहा। अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो 4/3, ये समझेंगे, अरे 4 है तो क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर, इसका पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसको कितना लिख सकते हैं, इसको तो हम कुछ नहीं लिख सकते, इसको बहुत लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, देखें हमारा आंसर कितना होगा। अगर बहुत इच्छा है इसमें तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8/3, ये कितना होगा 4 माइनस √2, यही इसकी क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी। इतना स्क्वायर कितना हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, यही इसकी एरिया हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हम कैसे कैलकुलेट किए हैं हम ये सीख लिए। तो यहाँ पे सभी लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि जब क्वेश्चन कोई दिया गया तो उसको जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है उस एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को हम लिख दिए हैं। इसके बाद डिसाइड करना है कि जो कर्व अगर दिया गया है तो कर्व क्या है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है या क्या है, और उसके बाद जो कंडीशन दिया गया है उससे कौन सा रीजन हमको मिल रहा है। अभी रीजन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड रीजन होना चाहिए, तो कौन सा बाउंडेड रीजन मिल रहा है। जब बाउंडेड रीजन पता चल जाए तो उसका स्ट्रिप कैसा है, वर्टिकल स्ट्रिप है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, वो तो क्वेश्चन पर डिसाइड करेगा। इसके बाद क्वेश्चन से डिसाइड होगा कि कैसा स्ट्रिप हमको लेना होगा। इसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखेंगे और बाकी इसके बाद इंटीग्रल का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखें एक क्वेश्चन मेरे पास और है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, तो ध्यान दिया जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं घबराएंगे नहीं, जितना हम वीडियो में क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं तो 100% मार्क्स गेन हो जाएगा, 100% मार्क्स गेन होगा। आई बात समझ में, एक गारंटी है, 100% गारंटी है ये, तो ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और है, क्या मस्त क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। देखें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे समझेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, समझेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखें इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय, देखेंगे
enclosed by x-axis, enclosed by x-axis, फिर लिखा गया है लाइन x इक्वल टू √3y एंड आगे कितना लिखा गया है, एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा गया है। चलिए जरा देखें कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले क्या लिखा गया है, एक सर्कल दिया गया है, कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 4 का मतलब कितना, 2 स्क्वायर, तो रेडियस हमको पता ही चल गया। ठीक है, अब देखें इसके बाद एक लाइन लिखा गया है, लाइन कौन सा है, देखें x इक्वल टू √3y। ठीक है, x इक्वल टू √3y, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/√3x लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए एक सर्कल हम यहाँ पे देखते हैं, एक सर्कल हो गया ये, समझे, एक सर्कल बना लिए। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, समझेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। पहले सर्कल्स के पॉइंट्स को लिख देते हैं, पहले समझेंगे। ए पॉइंट ए मान लिया जाए, इसको a डैश मान लिया जाए, इसको b मान करके इसको क्या माना जाए, b डैश मान लिया जाए। ठीक है, समझेंगे। अब आगे की बात सोचें, जब यह कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है किस पॉइंट पे, a पे, तो a का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो देखें जब एक कर्व x एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू +-2 होगा। देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस किए हुए हैं। तो +-2, तो x का पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इधर तो 2 हो जाएगा, लेकिन x का नेगेटिव डायरेक्शन तो इधर कितना होगा, -2। लेकिन कब, जब y की वैल्यू कितना लिखे हैं, 0 लिखे हैं, तब। बात समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जब यह ब्रांच, कर्व का जो ब्रांच है, यह जो ब्रांच है y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर यहाँ पे कट कर रहा है तो 100% है कि x की वैल्यू 0 हो जाएगा वहाँ पे। जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू देखें +-2। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 0, -2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। ये तो सर्कल की बातें कर लिए। जरा इसके बारे में देखें, क्या शो कर रहा है, लाइन शो कर रहा है ना, y इक्वल टू कितना, 1/√3x। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। सभी लोगों ने पढ़ा क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx + c। ठीक है, जब c 0 हो जाता है तो पढ़ेंगे y इक्वल टू mx, और इसके बारे में पढ़े होंगे कि जब y इक्वल टू mx की बात करते हैं तो ये कहाँ से पास करता है, तो ओरिजिन से पास करता है। कहाँ से पास करता है, तो ओरिजिन से। अब देखें यहाँ पे समझेंगे, जब ओरिजिन से पास किया तो देखें डायग्राम नंबर फर्स्ट, कोई डायग्राम इस तरीके से बना देगा, ओरिजिन से पास करा दिया। डायग्राम नंबर सेकेंड, कोई कह देगा भैया ओरिजिन यही है तो हम इससे भी पास करा सकते हैं। तो अब डिसाइड करना है कि डायग्राम जब ओरिजिन से पास कर रहा है तो डायग्राम फर्स्ट होगा या ये सेकेंड होगा। ये कैसे डिसाइड हम करेंगे, अब समझेंगे। x का कोफिशिएंट देखेंगे, अगर x का कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, मींस x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। मींस अगर m ग्रेटर देन 0 हो जाए, m ग्रेटर देन 0 होगा तो डायग्राम हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। m अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो डायग्राम हमारा ये हो जाएगा। m मीन्स सबको पता ही है, क्या पता है, स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, तो स्लोप और ग्रेडियंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, y इक्वल टू 1/√3m है, तो देख √3x है, m कितना है यहाँ पे, m इक्वल टू 1/√3 है, तो √m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 मीन्स हमारा ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन कहाँ से, फर्स्ट और थर्ड से होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि m ग्रेटर देन 0 है। अब देखें थोड़ा सा और हम बता देते हैं, बट हमको खैर उतना डिटेल नहीं जाना है। अगर हम पूछें कि ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, यह जो लाइन हम ड्रा किए हैं y इक्वल टू 1/√3
x, तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। m कितना होता है 1/√3 और m का मतलब कितना लिखते हैं tan थीटा, तो tan कितने डिग्री की वैल्यू, अब देखें थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब यह जो लाइन x एक्सिस के से कितना एंगल बना देगा, 30 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आ गया होगा। खैर उतना हमको मतलब नहीं है, यहाँ पे बस हमको ये देखना है कि लाइन नंबर फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा, तो बस इस पर इतना ही ध्यान देना। अगर m ग्रेटर देन 0 होगा तो ये डायग्राम, m लेस देन 0 होगा तो ये होगा, तो m ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे हम लाइक दिस, इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा ये बन गया। ठीक है, तो ए वाई इक्वल टू कितना हो गया 1/√3 इंटू एक्स हो गया। अब देखें आगे का कंडीशन, एक कंडीशन और भी दिया गया। देखें तो कंडीशन क्या लिखा गया कि यहाँ पे जो भी बाउंडेड रीजन हो हमको लेना है, वो कहाँ से लेना, कहाँ पे लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन और सर्कल से कौन सा बाउंडेड रीजन मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात बोला है। वो भी आगे एक्स एक्सिस भी आगे लिखा गया है, एक्स एक्सिस भी। तो देखें अगर एक्स एक्सिस नहीं लिखता, देखें अगर एक्स एक्सिस नहीं लिखता तो हम क्या करते, कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता कि रीजन नंबर ए भी हो जाता, ए भी हो जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते तो ए भी हो जाता, ए भी हो जाता, दोनों हो जाता। लेकिन अगर एक्स एक्सिस लिख दिया गया है तो रीजन कौन सा होगा, हमारा रीजन ये हो जाएगा। देखें एक्स एक्सिस लिखने का मतलब सिर्फ यही होगा, देख सकते हैं, क्योंकि देखें एक कर्व मीन सर्कल का इतना पोर्शन है, आई बात समझ में। दूसरा ये लाइन लिखा गया, देखें ये जो लाइन है उसके बाद ये क्या लिखा है, देखिए यही ना हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। बात समझ में आ गया होगा। तो इतना ही ना रीजन मिल रहा, यही रीजन, इसी की एरिया हमको कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ गया ना, इसकी एरिया हमको कैलकुलेट करनी है कि कितना होगा। ये तो डायग्राम बन गया। इसके बाद हमको क्या सोचना है कि जब रीजन हमको पता चल गया तो अगला क्या पता करना है, लिमिट्स। लिमिट्स मीन्स एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे कैसे करेंगे समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों को समझना है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, समझेंगे बहुत कायदे से, यहाँ पे समझेंगे सभी लोग। देखें थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह ले लेते हैं लाइक दिस, यहाँ पे, ठीक है, इसको समझा दिए, मिटा दिए हैं। देखें अब हमको करना क्या है, यहाँ पे ये लाइन कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये लाइन और एक कर्व, देखें लाइन और एक कर्व एक दूसरे को कट कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे, देखें यहाँ पर कट कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। अगर इस पॉइंट को हम क्या मान लें, P मान लें, जहाँ पे कट कर रहा है कर्व और लाइन, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P चाहिए कि नहीं, P का कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इस P का कोऑर्डिनेट। तो अभी हम क्या बोले हैं, लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, P पे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना होगा, जब हम कह दिए कि कट कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसके लिए, x और y के लिए। बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हम लिखे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y, किसको, सॉल्व फॉर x एंड y किसको, फर्स्ट और सेकेंड को। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, समझेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखें क्या करना है, यहाँ पे समझा जाए। एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की जब ये वैल्यू रख देते हैं तो रखेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 3, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। अब देखें ये कितना हो जाएगा, समझें 3 और ये 4, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 12, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x की वैल्यू प्लस माइनस √3 लिख देंगे, प्लस माइनस √3। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के वजह से x की वैल्यू कौन सा लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, मीन्स सिर्फ √3 लिखेंगे। बात समझ में आ गया, तो सिर्फ √3। तो ये तो हम √3 लिख दिए। जब x की वैल्यू हम √3 ला दिए तो इसके करेस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू चाहिए, y की भी तो वैल्यू चाहिए कि y की वैल्यू कितना होगा। तो y की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है
कि y की वैल्यू कितना होगा, समझेंगे। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, कहीं पे भी रख दें, चाहे सेकेंड में रखें चाहे फर्स्ट में। अब देखें यहीं से हम रखने चलें। अगर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख सकते हैं x की वैल्यू जब √3 रखेंगे तो √3/√3 तो 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ये किससे मिला है, तो फ्रॉम सेकेंड से मिला है, ठीक है। इसका मतलब इस केस में y की वैल्यू कितना हो गया, 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो सीख लेंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया कि कोई लाइन किसी कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज़रूर निकालेंगे, ठीक है। खैर डिसाइड करना तो उसके बाद का काम है कि प्लस लेंगे कि माइनस, तो जो कंडीशन दिया गया उसके हिसाब से चलेंगे। अब देखें, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से P से हम x एक्सिस पे एक एक चीज़ों को समझेंगे। पॉइंट P से x एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। देखेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। देखिए ये हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। और जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है उस कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेंगे, q मान लें इस पॉइंट को। तो q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, a √3, 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस को कट करा तो y की वैल्यू 0 हो गया। अब देखें यह रीजन ज़रा देखा जाए, इस रीजन की हम बात करें तो ये रीजन था ही, ये रीजन था। अब ये रीजन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक डॉटेड रीजन बना देते हैं, ठीक है, एक डॉटेड रीजन हो गया और एक इस तरीके से हो गया। अब ध्यान देंगे जब हम परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो क्या यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, देखें समझेंगे। हमारा पोर्शन इतना ही था, लाइक दिस, इस तरीके से पोर्शन था, x एक्सिस था, इतना को समझें। जब हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो देखें यहाँ से यह जो क्लोज्ड रीजन है, जो बाउंडेड रीजन है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखें एक तो लाइन यहाँ से बन रहा है, देखें एक तो ये बन रहा है, समझेंगे, एक यह बन रहा है, देखें अच्छे तरीके से समझें, एक यह बन रहा है, तो ये किससे बन रहा है, इस लाइन से बन रहा है ना। और दूसरा रीजन अगर इसको A1 मान लें इसकी एरिया को, ठीक है, और दूसरा रीजन एक यह बन रहा है, यहाँ पे भी कर्व का है तो ब्रांच है यहाँ से, तो ये किससे बन रहा है, सर्कल से बन रहा है। यह पोर्शन किससे बन रहा है, सर्कल से। तो क्या करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अगर इसके रीजन को हम क्या मान लें, इसके एरिया क्या मान लें, A2 मान लें, तो A1 प्लस A2, यह और यह दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा एरिया है कैलकुलेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखा जाए, कुछ सीखा जाए यहाँ से। हम चाहें तो एक ही में सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, बट देखें एक में हम सब कुछ सॉल्व करने को सिखा रहे हैं। देखें तो यहाँ पे समझा दिए हैं, तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, बाउंडेड रीजन, ये जो बाउंडेड रीजन इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कितना हो जाएगा, देखेंगे इंटीग्रल, समझेंगे इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक। अगर हम यहाँ तक की बात करें, देखें समझेंगे, यहाँ से बात करें तो ये किससे बन रहा है, इतना, समझेंगे। अभी एक बार और समझा देते हैं। देखें यह हमारा था लाइक दिस, ये लाइन हो गया, ठीक है, एक कर्व है, यही था ना, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। तो पहले इसकी एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, है इसकी एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसके लिए लोअर लिमिट कितना है, तो इस पॉइंट पर लोअर लिमिट मीन्स x की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर अपर लिमिट इस लाइन से जो बन रहा है, तो यहाँ पे अपर लिमिट चेक करेंगे इस रीजन के लिए, क्योंकि इतना ही न है, क्योंकि इसके आगे हम चलेंगे तो सर्कल मिल जाएगा। इसका अपर लिमिट कितना है, तो देखें x की वैल्यू मीन्स अपर लिमिट कितना है यहाँ पे, तो √3 है। तो यह रीजन अगर A1 है तो किससे मिल रहा है, कौन सा कर्व है, तो लाइन से मिल रहा है। तो यहाँ पे y, देखें अभी लिखेंगे ना, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, तो बार बार स्ट्रिप की बात हम नहीं करें, इस रीजन, तो y वर्टिकल स्ट्रिप में तो y dx, तो y हम किससे ले रहे हैं, तो लाइन से, तो y लाइन इंटू क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पे y लाइन l लिख देते हैं, y l लिख देते हैं, l मीन्स लाइन, ठीक है, तो y l और किससे ले रहे हैं, dx। तो इसकी एरिया हो गई A1, अब प्लस ए भी तो लिखेंगे, तो प्लस, चाहे इसको अलग अलग सॉल्व करें या एक में सॉल्व कर दें, प्लस। जब हम इस रीजन की बात करेंगे तो देखेंगे कर्व कौन सा है, तो सर्कल है, देखें ये सर्कल है ना, सर्कल का ब्रांच है,
तो सर्कल का ब्रांच है तो इस पर 2 ऑर्डिनेट हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये चेक करेंगे। तो इस सर्कल के लिए यह जो वैल्यू x की होगी लोअर हो जाएगी। तो लोअर उस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी देख सकते हैं, √3 है। कितना है यहाँ पे, तो √3 है। अपर यहाँ पे आ जाएगा, अपर वहाँ पे आएगा, तो अपर देखें, अपर यहाँ पे ना आ रहा है, यही पॉइंट है ए वाला। तो अपर यहाँ पे कितना x की वैल्यू 2 है, कितना है 2 है। तो यहाँ पे भी जब x एक्सिस की बात किए तो वर्टिकल स्ट्रिप हम लेंगे। तो जब वर्टिकल स्ट्रिप की बात करेंगे तो फिर वही y dx वाली बात आ जाएगी। तो y, लेकिन ये किससे लिया जा रहा है, कौन सा कर्व से मिला है, सर्कल से। देखेंगे किससे मिला, सी मीन्स सर्कल। यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। सबको समझ में आना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत होता है तो हमको कमेंट में ज़रूर लिख करके बता दिया करें, क्योंकि भैया हम कमेंट पढ़ते हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लोग कमेंट भी किया करें ताकि हमको एनर्जी भी मिलती रहे पढ़ाते समय, ठीक है। अब देखें, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने की बारी आ गई। तो पहले ऐसे तो इंटीग्रेट होगा नहीं, इस पर हम एक काम करते हैं, देखें क्या करना है इस पर। तो कितना लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to √3। अब y की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, लाइन से। तो देखें y की वैल्यू लाइन से कितना है, x/√3 dx है, प्लस इंटीग्रल लोअर लिमिट √3 और ये 2 है। लेकिन यहाँ से y की वैल्यू किससे लिखेंगे, सर्कल से। तो सर्कल से y की वैल्यू कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा, √4 - x² dx। देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे, y की वैल्यू इतना आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, a1/√3 और ये कितना, x का कितना हो जाएगा, x² 2 और लिमिट 0 to कितना हो गया, √3 प्लस। अब इसको, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान इंटीग्रल है। इंटीग्रल सबको याद आ रहा होगा, कैसे, कौन सा, a² - x² इंटीग्रल dx याद आ रहा होगा। कितना होता है, x/2 √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a। इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है। तो x/a, तो x/2, तो x का मतलब x ही है, x/2 और a जो है उसको आगे लिख देंगे, ठीक है, इतना लिख दिए, प्लस a² 2। तो देखें a² अगर ये, तो यहाँ पे कितना होगा 4/2, इधर कितना होगा साइन इनवर्स x/a और a की वैल्यू 2 है। देख सकते हैं, अरे भाई 4 मीन्स 2², a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे लिमिट कौन सा रखेंगे, √3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं, देखते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे 1/2√3। अब देखें यहाँ पे अपर लिमिट रख रहे हैं, तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और लोअर लिमिट कितना है 0 है। तो बात ख़त्म हो गया, यहीं पे इतना आ जाएगा, ठीक है। प्लस ज़रा इसके बारे में सोचें, अपर लिमिट कितना है 2 है, तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी वजह से टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इधर 2, इधर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, समझें यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स कितना हो गया 1 अपर लिमिट में। अब ज़रा लोअर लिमिट रख करके देखें तो माइनस लगा देंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 रखने चल रहे हैं, तो √3/2। और जब यहाँ पे √3 रखेंगे, समझेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे हम √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 कितना होगा 1, तो उसको लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, माइनस। अब समझेंगे यहाँ पे, यहाँ से 2 साइन इनवर्स, अब देखें यहाँ पे भी रखेंगे तो √3 कितना हो गया 2 हो गया। अब देखें इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा √3/2, समझ में आ रहा होगा। प्लस अब देखें ये कितना हो जाएगा 2 × ये कितना हो जाएगा π/2, ये भी समझाने की कोई नीड नहीं है, माइनस √3/2। अब यहाँ पे देखें -2, अब साइन इनवर्स √3/2 मीन्स साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो 60 डिग्री, और 60 डिग्री को कितना लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं, सबको पता है। देखो भैया इससे यह क्या हो गया कैंसिल, तो जो बच रहा है उसको हम लिखते हैं, देखें √3/2 माइनस
√3/2 और ये माइनस देखेंगे कि यह कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पाई बच रहा है तो प्लस पाई माइनस कितना देखेंगे 2π/3। कोई दिक्कत, इससे यह कैंसिल, तो कितना होगा देखें पाई माइनस 2π/3 गिव्स कितना हो जाएगा π/3। तो इस एरिया को हम किससे माने हैं ए से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जब इसकी एरिया कैलकुलेट किया तो एरिया कितना हो गया π/3 स्क्वायर यूनिट, कितना हो गया स्क्वायर, ठीक है यूनिट। ये इसकी क्या हो जाएगी एरिया हो जाएगी, ठीक है पाई के फॉर्म में आ गया। पाई की वैल्यू अगर रख करके कैलकुलेट करना तो क्या रखेंगे 22/7 रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे ही छोड़ दें। तो सभी लोगों ने क्या सीखा देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। तो बस हमको क्या करना है कि एक क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं तो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसको देखें। तो इसमें क्या किस तरीके से किया गया, पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़े, उसके डायग्राम को देखे, फिर उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज किए हैं उसको हम लोग देखे स्टूडेंट। तो उम्मीद तो हम बिल्कुल यही करेंगे कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसको नोट भी करते चलेंगे। तो देखें एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है वो सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल के साथ साथ कितनी खूबसूरती है उसमें, ये भी हम लोग देखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि जब तक खूबसूरती नहीं तो फिर मज़ा नहीं, है ना। तो देखें क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या है, किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ज़रा सीखा जाए। देखें एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा गया है, फाइंड द एरिया, समझेंगे find the area of the smaller, find the area of the smaller part of the circle x square plus y square equal to a square, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर, कट ऑफ, समझेंगे कट ऑफ बाय द लाइन, कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझें क्वेश्चन क्या है। पहले तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि कर्व क्या एक सर्कल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सर्कल। कितना लिखा गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरा क्या, इसको काटने वाला कौन है, तो लाइन है। तो यहाँ पे लाइन कौन सा है, x इक्वल टू a/√2। चलिए अब हम क्या करेंगे, सर्कल है तो सर्कल का डायग्राम बना लें। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखें एक सर्कल का खूबसूरत सा ये मेरा डायग्राम बन गया, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से बना लें, गोल नहीं तब तक मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्कल का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसको x एक्सिस मान लेंगे, y एक्सिस और ये ओरिजिन, a और इधर क्या हो जाएगा a डैश, इधर b और इधर कितना हो जाएगा b डैश हो जाएगा। a डैश का a का कोऑर्डिनेट, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, a,0। अब तो हम भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, -a,0 इधर 0,a इधर 0,-a, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस सर्कल को काटने वाला कौन सा एक लाइन है। तो सबसे पहले देखें इस लाइन किस तरीके का है, x इक्वल टू a/√2। तो भाई कैसा लाइन होगा, बता सकते हैं लाइन कैसा होगा, सोचें। तो सभी लोग पढ़े होंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, x एक्सिस y एक्सिस। अगर x इक्वल टू a लाइन ड्रा करना हो तो किसके पैरेलल होगा, तो ओरिजिन से x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे, और एक किसके पैरेलल होगा, तो y के पैरेलल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द
एक्स एक्सिस या अलाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जब ये पता चल गया कि x इक्वल टू a/√2 कहीं होगा ये लाइन, ये कहीं मान लें कि ये लाइन है हमारा, लाइक दिस, ये लाइन है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें कि कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। हमारा लाइन ये है, ये पूरा आगे तक बढ़ा सकते हैं, ऊपर जितना मन कर नीचे तक खींच सकते हैं। अब देखें अब क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन को भी देखा जाए कि क्या है। कहीं भी यहाँ पे एक्स एक्सिस की बातें नहीं दी गई हैं, कहीं नहीं दिया गया। अब क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन दिस। अब देखें पहले इसको यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम यहाँ पे इस चीज़ को समझाते हैं कैसे। तो ज़रा देख लें, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे। देखें सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ये सर्कल है और ये वही लाइन है जो सर्कल को क्या कर दिया, कट कर दिया। ए ओरिजिन है हमारा, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब जरा देखें, कह रहा है कि स्मॉलर पार्ट्स चाहिए। इसका स्मॉलर पार्ट कौन है। अगर हम देखें ध्यान से, इसको कट कर दिया गया तो सर्कल का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बना। एक तो कट कर दिया गया, तो अगर लाइन से कट करें तो ये बना, और दूसरा जो पार्ट्स होगा हमारा लाइक दिस, ये पार्ट्स बनेगा, है ना। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि इसका स्मॉलर पार्ट्स कौन सा होगा। अगर हम इधर की बात करते हैं तो देखें, अगर इधर की बात करते हैं तो ये बिगर पार्ट्स हो जाएगा, है ना, ये बिगर पार्ट्स हो जाएगा, देख सकते हैं। और इधर की बात करते हैं, ये वाली बात करेंगे तो स्मॉलर पार्ट्स हमारा यही होगा, मीन्स ये स्मॉलर पार्ट्स हो जाएगा, देख सकते हैं। इसका मतलब स्मॉलर पार्ट्स हमारा यही हो गया, देखें ना, ये हमारा स्मॉलर पार्ट्स हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे ये हमारा स्मॉलर पार्ट्स हो गया जिसकी एरिया हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो जो हम रीजन यहाँ पे जो शेडेड रीजन, जो बाउंडेड रीजन मिल रहा है, या जिसको हम यहाँ पे शेडेड रीजन कह दिए, इसी की एरिया कैलकुलेट करनी है। कंफर्म हो गया कि एरिया किसकी चाहिए। चलो भैया, जब एरिया कंफर्म हो गया तो अब हमको क्या करना है, किस तरीके से सोचेंगे, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब ही एरिया का कंफर्मेशन हो गया कि एरिया कौन सा होगा, तो अब देखें क्या करना है यहाँ पे। अब देखें फिर वही कॉन्सेप्ट कि सर्कल है, एक लाइन कट कर रहा है यहाँ पे। जब कट कर रहा है तो देखें यहीं पे ना कट कर रहा है, यही ना इक्वेशन है। तो मान लें कि यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखेंगे, ये जो कट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। भाई ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a/√3। तो यहाँ पे y से तो मतलब है नहीं, हम कह दें कि अरे भैया इसको सॉल्व कर लो, इसको कर लो, उससे हमको कोई मतलब है नहीं। अगर हम कोऑर्डिनेट निकाल भी लेते हैं, को p एक को q मान लें, तो उससे कोई फ़ायदा हमको नहीं है, क्योंकि y की नीड नहीं है। अगर मान लें कि यहाँ पे इस ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट को हम लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे। देखें यह जो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो पहले तो y डिसाइड कर लिया कि y 0 हो जाएगा, और x कितना होगा, x को सोचना ही नहीं, कितना हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा, और ये कामा कितना हो गया, 0। देखेंगे छोटा सा लिखे हुए हैं, a/√2 और कामा कितना हो गया, ये कामा कितना हो गया, 0। थोड़ा सा यहाँ पे 0 हो गया। कब, जब इस पॉइंट को कट कर रहा है तब, ठीक है। अब एरिया हमको चाहिए, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि एरिया कैसे होगा, कितना होगा, इंटीग्रेशन के हेल्प से। तो देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ द, क्या लिखेंगे, शेडेड, देखें ना, शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, समझें एक बार और यहाँ पे समझेंगे, फिर हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक्स एक्स यही ना पोर्शन है भाई। तो देखें कौन सा रीजन, जब हमको पता चलेगा कि रीजन में तो एक कौन सा कर्व है, तो कर्व हमको चाहिए, तो कर्व किससे है, सर्कल से मिल रहा है। देखें सर्कल से मिल रहा है, और इतना ही हमको चाहिए, ये नीचे तक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इतनी एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि ऊपर की जितनी एरिया होगी उतनी ही एरिया नीचे की होगी। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक कंडीशन से, जो सर्कल का इक्वेशन लिखा गया है इसमें सिमेट्रिक कंडीशन है। भाई सबको पता है कि सर्कल क्वाड्रेंट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो सिमेट्रिक का कंडीशन। तो यहाँ से इस पोर्शन की एरिया हम कैलकुलेट कर लें। देखें इस पोर्शन की एरिया हम कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो ये पूरा एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है।
ये बेहतर तरीका है। तो सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से। रीज़न तो पता ही चल गया कि 2 से क्यों किए हैं। अब इसका कौन सा लिमिट चेक करेंगे, लोअर लिमिट। ये जो ब्रांच मिल रहा है ना कर्व, यही ना कर्व है, ये जो कर्व है इसका ब्रांच, इस ब्रांच का जो लोअर लिमिट है कितना, यहीं पर लोअर होगा तो कितना है, a/√2 है। इसका लोअर लिमिट कितना है, a/√2 है। समझ में आ गया। और अपर लिमिट यहाँ पे आएगा, देखेंगे अपर लिमिट यहाँ पे आएगा तो अपर लिमिट कितना है, a है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, a लिख देंगे, ठीक है। और ये कैसे मिला है, तो सर्कल, कौन सा कर्व से, तो सर्कल में किसकी वैल्यू, हम यहाँ पे देखें फिर एक्स एक्सिस की बात किए हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, तो वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब y dx लेंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल, इसको समझें कि 2 टाइम्स इंटीग्रल a/√2a, और y की वैल्यू किससे ले लेंगे, सर्कल से, तो कितना हो जाएगा, a² - x² dx। कैलकुलेशन सीख लिया जाए तो 2। अब यहाँ पे सॉल्व कर लें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फार्मूला हम यूज कर लिए। तो a²/2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, लिमिट a/√2 से कहाँ तक, a तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखा जाए। यदि हम अपर लिमिट रखते हैं a, तो यहाँ पे a² - a² 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a²/2 इंटू साइन इनवर्स a रखेंगे तो a/a मीन्स 1 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट तो रख लिया, लोअर लिमिट रख करके देखें कितना मिलता है। तो लोअर लिमिट का कैलकुलेशन करते हैं। देखें a लिखा गया है ना, तो a यहाँ पे रखें, तो a/2√2 और अंडर रूट, इसको भी तो समझना है। जब x के यहाँ पे कितना आ जाएगा, a² माइनस a रखेंगे तो a² बाई कितना हो जाएगा, 2। इसको समझ लिए सभी लोग, ठीक है। माइनस a²/2, इसको कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स। जब हम यहाँ पे a रखेंगे, समझते चलें, a रखेंगे तो a से कैंसिल, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, देखें 2, ये तो 1 हो जाए, ये तो π/2 हो जाएगा, तो a² इंटू कितना हो गया, π/2 हो गया, ठीक है। a² इंटू π/2 माइनस, इसको समझ लें, a/2√2 इंटू, देखें इसको कैलकुलेट कर लें तो कितना हो जाएगा, a/√2 मिल जाएगा, ठीक है। a/ कितना मिलेगा, √2 कैलकुलेशन, माइनस a²/2। अब देखें साइन इनवर्स 1/√2 मीन्स कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है साइन में, तो 45 डिग्री, तो कितना होगा, π/4। ये सबको पता है 45 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। ये हो गया 45 डिग्री। चलो कैलकुलेशन किया जाए, देखते चलो फटाफट। आप लोग कैलकुलेशन बस करें, कैलकुलेशन में कोई क्या होनी चाहिए, अब कैलकुलेशन सिंपल होना चाहिए। देखें कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग करते चले फटाफट। देखें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 2, अभी कितना हो जाएगा, πa² बाई, समझेंगे πa² देखें कितना हो गया, 4 हो जाएगा, नीचे हो गया ना 4। ये देखें a² माइनस a², देखें √2 का √2 में तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो गया, 4, ये भी हो गया। और माइनस a कितना हो जाएगा, πa²/2, 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, कौन सा काम करने वाले हैं, देखें जरा इसको कैलकुलेशन करें। देखें अगर हम 2 इसको और इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो देखें अगर इसको कैलकुलेट करें मीन्स 1/4 माइनस 1/8, समझें πa² दोनों में है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, देख सकते हैं ना 1/8। यहाँ से कितना हो जाएगा, πa²/8। इन दोनों को सॉल्व करने पर इसको कितना हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो 2 है इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, या इसमें से 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो कितना होगा, πa²/4 माइनस a²/2। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लें, ठीक है। तो हम कह दें कि कॉमन a²/2 अगर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई, समझेंगे π/2 माइनस 1, यही ना होगा, π/2 माइनस 1 कितना, स्क्वायर यूनिट हो गया। यही हमारी एरिया, जो हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, जो साइडेड पोर्शन है उसकी एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लिए।
तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन ये भी था और हम बताए इसमें से कैसे एरिया हम कैलकुलेट करेंगे शेडेड पोर्शन का यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। तो सभी लोग क्या करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे स्टूडेंट। फिर हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। जो अगला जो वीडियो होगा उसमें भी और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें हम लेकर के आएंगे। वेट करें। थैंक यू। जय हिंद।